Hello dear students, good morning. Myself साहिल जई, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस में। और आज जो है हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी करते हैं, जेट, CUET, नीट, जेई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जहां से क्वेश्चंस का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल आपको आपके जेट एग्जाम में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि जिंदगी परखती भी उन्हीं को है, जिंदगी तराशती भी उन्हीं को है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। जिंदगी में दर्द सबके एक है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके जो है निखर जाता है। मेरा कहना यही है कि जिंदगी की अजब परिभाषा है। अगर संवर जाए तो जन्नत है और बिखर जाए तो तमाशा है। अगर जिंदगी में हम संघर्ष करते हैं तो हम जो है जिंदगी को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और जिंदगी को सही मायने दे सकते हैं। तो बिखरने के लिए तो आपको बहुत विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी को संवारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। एक दृढ़ संकल्प ही आपकी जिंदगी जो है बदल सकता है। तो अपने दृढ़ संकल्प को लीजिए और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी को जो है करते रहिए, क्योंकि यही आपको जो है सफलता दिलाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में जो है वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स बताने हैं और आपको अपने आंसर्स मैच भी करते चलना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आए हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट्स लेती है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट्स लेती है। तो इस रिएक्शन का 50% कितने टाइम में कंप्लीट होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहां पर कहा गया है कि 75% जो है 32 मिनट में कंप्लीट हो रही है, और आपसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि इसका 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो जनरली जब आप 12th क्लास में चैप्टर 4 जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप इस तरीके से T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू log A अपॉन A माइनस एक्स डिवाइड बाय log A अपॉन A माइनस एक्स यूज करते हुए इसको पूरा सॉल्व करते हुए चलते हैं और जो है आप अपने आंसर पर पहुंचते हैं। पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में जो है मैटर करता है वो है स्पीड विद एक्यूरेसी, यानी कि आपके आंसर में एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, जो आप अगर कहीं स्कूल में किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं और इस तरीके के ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो दे आर वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक्सक्लूसिवली ऐसे मेथड्स, ऐसे पैटर्न्स जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट करेगी। यहां मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी वे में जो है ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए सॉल्व करना सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक जो है बहुत ही अच्छा मेथड सिखाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, दैट इज T इज इक्वल टू T हाफ इंटू N। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज करके बहुत ही कम समय में जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू कैसे देखते हैं? ये है आपका n और ये है x।
यहां पर कोई भी रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट हो रही है, 75% कंप्लीट हो रही है, 87% कंप्लीट हो रही है, या 93% कंप्लीट हो रही है, 99% कंप्लीट हो रही है, या फिर 99.9% जो है कंप्लीट हो रही है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि 50% कंप्लीट होने के लिए एक हाफ लाइफ लगेगी, 75% में 2 हाफ लाइफ, 87% के नियर बाय में आपको 3 हाफ लाइफ लग जाएगी, 93% में 4 हाफ लाइफ लग जाएगी, 99% जो है कंप्लीट होने में 6.66 और 99.9% कंप्लीट होने में आपको 10 हाफ लाइफ जो है लग जाएगी। बताइए यहां तक क्लियर है? अब हम यहां से इजीली जो है क्वेश्चन की हेल्प लेते हुए n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर दे रखा है 32 मिनट्स, और 32 मिनट्स के साथ कितना कंप्लीशन दिया है? 75%। तो जब भी रिएक्शन में 75% कंप्लीट हो रहा है तो n की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? 2 रहेगी। क्या रहेगी बोलो? 2 रहेगी। तो यहां मैं वैल्यू पुट करता हूं। सबसे पहले हमें टाइम दे रखा है 32 मिनट्स। टी हाफ की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। टी हाफ का मतलब क्या हो गया? 50%। ये हमें कैलकुलेट करना है। और n की जो वैल्यू है यहां पर वो कितना है? 2 है। तो यहां से आप देख सकते हैं टी हाफ, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? टी हाफ जो है यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 16 मिनट्स यहां पर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो इस तरह के मेथड्स को आप यूज करके अपना जो है टाइम भी बचा सकते हैं एग्जाम में, और बहुत ही एक्यूरेसी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक अभिक्रिया ए के सापेक्ष प्रथम कोटि और बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। ठीक है, उस अभिक्रिया के लिए दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए और बी की सांद्रताएं दुगनी कर दी जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, और रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पूछ रहा है जब उसने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को जस्ट डबल कर दिया। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ जो होता है दैट इज रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हमारे क्वेश्चन में हमारे पास दो कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की, वन इज ए अनदर इज बी। इज इट क्लियर टू यू? अब एक चीज हमें रेट लॉ से पता है कि जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वो रेट लॉ में उसकी जो पावर होगी वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो यहां पर ए के रेस्पेक्ट में जो है ऑर्डर क्या है? 1, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 2। तो हम यहां इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं? ए की जो है 1 और बी की 2। चलिए अब इन्होंने कहा है कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस को डबल किया है। कोई दिक्कत नहीं है, ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को भी हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब हम जो है इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2, ये सॉल्व होके हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 4 ये कितने टाइम्स हो जाएगी? 8 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि रेट जो है रिएक्शन की वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 8 टाइम्स जो है यहाँ पर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, रेट एक्सप्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, उस तरीके से जब हम फैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही जो है अरेंज किए गए हैं ताकि आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाए। साथ ही आपको ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है, यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या किया है आपने? डबल किया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल यानी कि हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है?
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट हाफ लाइफ पर पूछा जा रहा है, और वो भी किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो बिल्कुल इसके लिए आपको जो है जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला आना चाहिए, जो क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय 2k। ये फॉर्मूला अपन क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ते हैं। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने रिएक्शन, ये जो ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको आपने क्या किया है? डबल किया है। तो चलिए इसको मैं साइड में आपको सॉल्व करके बताता हूं। टी हाफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बाय 2k, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय के। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था? ये टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय 2k। ए बाय 2k का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/2 ए बाय के। ये हाफ है और ये 1 है। आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपकी हाफ लाइफ भी क्या हो गई? डबल हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दुगना होता है, डबल होता है। इसी क्वेश्चन को या इससे सिमिलर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो यहां से मैं आपको एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट बताता हूं, जिस कंसेप्ट को आप यूज करके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक बार वापस सॉल्व करूंगा। अगर आप एग्जाम में गए और आपको a/2 याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैं आपको यहाँ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट आप किसी भी ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं। दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1। अगर आप ये जनरल रिलेशन याद रख लेते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन और उससे रिलेटेड जो भी रीजनिंग पूछी गई है उसको आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात हो रही है शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि का n क्या हो जाएगा? 0। तो इस n0 को मैं यहां रखने जा रहा हूं। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर 0-1, यानी ये क्या हो गया? 1/a की पावर -1। अगर किसी की भी पावर -1 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? +1। यानी कि मैं कह सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि क्या मतलब हो गया इसका? कि अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करोगे तो हाफ लाइफ भी कम होगी। और अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए जनरली हमने यहां से भी चेक कर लिया कि ट्वाइस करने पर ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस, यानी ये कितना हो जाएगा? दुगना। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं हम क्या नया कंसेप्ट देखने वाले हैं। यहां पर अभिक्रिया में किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना, वही बात है इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है, तो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम अर्धायु काल प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता है तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? दो मेथड है। जनरल मेथड जो आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, अदर किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, या जहां से भी आपने काइनेटिक्स को फर्स्ट टाइम पढ़ा है आपने वहां पढ़ा होगा। उस मेथड का क्या है कि आपको पता है एक एक ऑर्डर को आपको चेक करना पड़ेगा कि किसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और किसकी नहीं करती। सबसे पहले अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा? टी हाफ इज इक्वल टू a/2k। यानी कि यहां पर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये डिपेंड कर रही है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि टी हाफ जो होगा वो होगा 0.693/k। अब इसके अंदर
ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि हम इस रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही। जीरो ऑर्डर में कर रही थी, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर रही है। तो यहां से हमें पता पड़ गया इसका आंसर नहीं करती है। किसकी नहीं करती है? फर्स्ट ऑर्डर की नहीं करती है। पर यह बात तो तब आई जब आपको जीरो ऑर्डर का भी फॉर्मूला याद है, फर्स्ट का भी याद है, सेकंड का भी याद है, थर्ड का भी याद है, क्योंकि वो ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्डर देके आपसे रिलेशन पूछ सकता है। तो आपको इतने सारे फॉर्मूला टीचर्स के द्वारा याद करवाए जाते हैं और आप याद करके थक जाते हैं। एग्जाम में जाने के बाद कई फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहता हूं लिमिटेड नोट्स अपन को रखने हैं और सारे क्वेश्चन उसी में से सॉल्व हो जाने चाहिए। हमें कभी भी इतने पोथे पढ़ने नहीं है, नहीं तो क्या होगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र इस क्वेश्चन में भी देने वाला हूं जिससे आपका ये इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। इसे हमने पीछे भी देखा है अभी लास्ट क्वेश्चन में, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1। यहां से हमने जीरो ऑर्डर के लिए सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो 0 माइनस 1 ए की पावर माइनस 1 आया था जो कि ऊपर जाके प्लस 1 हो गया था। तो जीरो ऑर्डर में हमने इस रिलेशन से देखा था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी यहां तो डिपेंड कर रही है, हमसे पूछा है कहां डिपेंड नहीं करेगी। तो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 1 1 माइनस 1 जीरो, यानी 1 अपॉन ए की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ए क्या होगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। दैट इज टी डजंट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि जब ये वैल्यू ही नहीं रही, ए ही नहीं रहा, तो डिपेंड भी नहीं करेगा। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टी हाफ से किस तरह से रिलेटेड है। अभी पेन लेकर जो है पेपर पर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो है मुझे जरूर बताइए कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए ये रिलेशन क्या रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI और इसके लिए हमसे पूछा गया है अवकलित दर नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जब भी हम काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस के साथ जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली ट्रेडिशनल मेथड, लॉन्ग मेथड है, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम एज अ कंपटीशन केमिस्ट्री स्टूडेंट एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि कभी भी हमसे गलती ना हो। उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक मेथड। आपको जब भी अवकलित दर नियम लिखना है तो 1 अपॉन न्यू इज dx डिवाइड बाय dt, इसको यूज करके जब भी आप कभी किसी रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे या मैं कह दूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। आई बात समझ में? आपको इस मेथड को हमेशा ध्यान में रखना है और उसके बाद दुनिया की कोई भी रिएक्शन अगर आपको दे दी जाए तो आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एरर का चांस इसमें 0% है। एरर यहां से कभी किसी रिएक्शन के लिए नहीं हो सकती। यहां पर बात करें, हमें पता है dx चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, dt चेंज इन द टाइम, और यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज करती है। अरे जब कभी आप कोई केमिकल रिएक्शन, जनरल वे में अगर मैं बात करूं, आप घर पे दूध से चाय भी बना रहे हैं तो दूध की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगी? कम होगी, और चाय जो है कुछ टाइम के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही तो केमिकल रिएक्शन है। जब हम इनिशियल जो है रिएक्टेंट लेते हैं वो विद टाइम डिक्रीज होते हुए जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां मैं इस न्यू की बात करूं कि न्यू भाई साहब क्या है, तो ये है स्टोइकियोमेट्री। देखिए ये मेथड्स बिल्कुल आपको न्यू लगेंगे। ये मेथड्स आपको अदर किसी प्लेटफॉर्म, टीचर, नोट्स एक्सेट्रा में नहीं मिल सकते। बहुत ही यूनिक मेथड्स है और
बहुत ही शानदार मेथड से अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपके क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी। न्यू यहां पर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में क्या लेना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर बात हो रही है रिएक्टेंट की तो आपको न्यू लेना है नेगेटिव, और प्रोडक्ट है तो आपको न्यू लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो साइन किसका ले लेंगे हम? नेगेटिव का। वहीं अगर प्रोडक्ट है तो वो विद टाइम इंक्रीज होगा, इसलिए हम साइन किसका ले रहे हैं? पॉजिटिव का। चलिए इस मेथड को यूज करके इस रिएक्शन के लिए मैं जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले H2 के केस में आप लिखेंगे H2 की स्टोइकियोमेट्री आगे कितनी है? 1। I2 की कितनी है? 1। और HI की कितनी है? 2। H2 और I2 एरो के इधर जो भी है वो रिएक्टेंट है, इनके लिए साइन यूज होगा माइनस के, और प्रोडक्ट के लिए साइन यूज होगा प्लस के। तो 1 बाय न्यू, जब आप 1 बाय 1 करोगे तो वो तो 1 हो गया, यानी यहां पर स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं है, केवल साइन किसका रह जाएगा? माइनस का। डी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? H2 की। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू I2 की अगर मैं बात करूं तो वही रिएक्टेंट है, 1 बाय 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन किसका रह जाएगा? माइनस का। और यहां पर जो है आप डी, चलिए इसको मैं यहां लिखता हूं, माइनस डी H2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू माइनस डी I2 डिवाइड बाय dt। HI यहां पर आप देखेंगे 1 बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2, तो यहां स्टोइकियोमेट्री होगी 1 बाय 2, प्लस का साइन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या होगा? HI की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय dt। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, हर स्टेप के बीच में इक्वल आएगा, क्योंकि हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल होती है, तो इन सभी के बीच में साइन जो है इक्वल का आएगा। तो इस ऑप्शन से सिमिलर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर माइनस डी एस टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आई टू बाई डी टी प्लस हाफ डी एच आई बाई डी टी। तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है। बताओ यहां तक सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक केमिकल रिएक्शन है, BrO3 Br के साथ आयन के साथ रिएक्ट करके H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके Br2 लिक्विड और H2O लिक्विड बना रहा है। और यहां पर Br2 के प्रगटन की दर यानी कि बनने की दर यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, ब्रोमाइड आयनों यानी Br माइनस आयनों के लुप्त होने की दर यानी विलोपन की दर, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को पूछ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? सिमिलर मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री dx डिवाइड बाय dt। अब यहां पर हम पूरा रिएक्शन का ना लिख करके सिर्फ Br2 और Br माइनस के केस में ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे दो ही स्टेप के बारे में पूछा गया है। तो जब आप Br माइनस के केस में लिखेंगे, पहले अपन Br2 का लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में भी हमारे पास Br2 पहले है। तो आप देखेंगे 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री, Br2 प्रोडक्ट है तो साइन प्लस का रहेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 डी Br2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू Br माइनस एरो के इधर यानी रिएक्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री नेगेटिव रहेगी, और यहां पर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 5, यानी कि 1 अपॉन 5 डी किसके लिए लिख रहे हैं हम? Br माइनस के लिए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा Br माइनस डिवाइड बाय dt। अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, रेट हमने लिख दी है। यहां पर इन्होंने Br2 के केस में क्या किया है? स्टोइकियोमेट्री को हटा दिया है और उसकी स्टोइकियोमेट्री Br माइनस की तरफ शिफ्ट कर दी है। तो बिल्कुल यहां पर 1 बाय 3 जो है डिवाइड में है, जब इक्वल में उधर जाएगा तो ऊपर की तरफ यानी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी Br2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय 5 डी Br माइनस डिवाइड बाय dt। क्या हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं dBr2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू -3/5 dBr माइनस डिवाइड बाय dt। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं अगेन एक रिएक्शन गिवन है और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन व्यक्त नहीं करता। इसके लिए आपको पूरी रिएक्शन की लिखनी पड़ेगी। तरीका वही है 1 स्टोइकियोमेट्री dx डिवाइड बाय dt। उसको यूज करते हुए आप कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 1 3 एंड 1। रिएक्टेंट के लिए साइन नेगेटिव के यूज करने हैं और प्रोडक्ट के लिए प्लस के। तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले a के लिए हो जाएगा -1/2 dA डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू -dB डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है C 1/3 dC डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू प्लस D कैपिटल D दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय dt। अब यहां पर हमें इन ऑप्शंस को चेक करना है। पहला बताया है D का, तो पॉजिटिव में dd डिवाइड बाय dt, ये तो सही है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है, -dA डिवाइड बाय dt, और ये 1/2 है तो बिल्कुल ये भी सही है। -dC/3 dt, ना ना ना, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों, आप बताना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये ऑप्शन सही क्यों नहीं होगा। क्योंकि C क्या है, C हमारा प्रोडक्ट है, C क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के केस में हमेशा स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहां पर साइन किसका है, नेगेटिव का। तो नॉट करेक्ट में कौन सा जाएगा, ये वाला ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम यहां पर देख सकते हैं एथिल एसीटेट के क्षारीय जल अपघटन को दर्शाने वाला समीकरण। इथाइल एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ है। तो इसके केस में आपसे आणविकता पूछी जा रही है और कोटि पूछी जा रही है। जनरली रेट लॉ दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है और हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दैट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर। तो कंसंट्रेशन पावर का सम करिएगा आप, तो ये 1 + 1 होके n इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी इसका ऑर्डर तो क्या आ गया, सेकेंड। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जनरली डेफिनेशन पर हम नहीं जाएंगे, बेसिक बात यह है कि मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन में कितने लोग भाग ले रहे हैं, कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, बताओ, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो यहां पर एक रिएक्टेंट है इथाइल एसीटेट और एक रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2, यानी कि मैं कह सकता हूं ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। चलिए, ये तो एग्जामिनर बड़ा मेहरबान था, बहुत फ्रेंडली एग्जामिनर था जब उसने आपको रेट लॉ इस रिएक्शन में गिवन दे दिया। अदरवाइज एनसीईआरटीज में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर जब आप एग्जाम के देखेंगे तो वो रेट लॉ नहीं देता। कुछ फेमस एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताऊं कुछ एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सारी जीरो ऑर्डर के अंदर आती है। यानी कि जिसमें रिएक्शन एरो के ऊपर HNU लिखा हुआ है तो आप देखकर पहचान कर सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में जितने भी रेडियो एक्टिव डीके है वो सारे किस में होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में होते हैं। यहीं पर मैं बात कर लेता हूं सेकेंड ऑर्डर की भी और थर्ड ऑर्डर की भी। फर्स्ट ऑर्डर में जब यहां पर हमें गिवन था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में होता है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, कि वहां पर रिएक्टेंट दिखते दो है जिसके कारण उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 आती है लेकिन उसका ऑर्डर फिर भी 1 होता है। उसके पीछे क्या कारण है वो हम बहुत जल्द जानेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिए
बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में जब बात करेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुछ फेमस एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी में नोट्स में गिवन है वो आपको एज इट इज यहाँ पर याद करने हैं। चलिए अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको इनके एग्जाम्पल डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे कि गन्ने की शक्कर का प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। यहां पर हमने आंसर टिक कर लिया। इसके लिए ऑर्डर कितना आया, 2 और मॉलिक्युलरिटी भी 2, तो हम कह सकते हैं द्विआण्विक द्वितीय कोटि। वहीं पर फर्स्ट ऑर्डर में एक एग्जांपल और नोट करना है आपको, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और साथ में स्यूडो यूनिमोलिकुलर भी कही जाती है। क्या होती है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गन्ने की शुगर यानी केन शुगर का इन्वर्जन जो है वो कहाँ जाएगा बताओ, आभासी एक आणविक अभिक्रिया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आणविकता तो 2 है, रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, लेकिन इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर 1 आता है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल केन शुगर पे डिपेंड करती है, वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि आप वाटर को बढ़ाइए कम करिए, उसकी रिएक्शन स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ आपने वाटर जो है एक्सेस में लिया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है A+B गिव्स C, और वहां पर अगर आप कोई रिएक्टेंट एक्सेस में ले लेते हो तो रेट लॉ से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि यहां पर रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, ए पे बी पर डिपेंड नहीं करेगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा हुआ है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है जब भी किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया जाता है तो वो रेट लॉ से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वहां पर रेट उस पर डिपेंड करना बंद कर देती है। अब एक्सेस का पता कैसे चलेगा, या तो लिखा हुआ होगा हाइड्रोलाइसिस, जैसे यहां पर भी क्या है, वाटर जो है एक्सेस में है। जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलाइसिस यानी कि आपने एक मटका भर के पानी ले लिया, बहुत ज्यादा पानी ले लिया, यानी कि वो एक्सेस में चला गया। तो जब भी एक्सेस में जाएगा रेट लॉ से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1, चाहे उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 2। तो जनरली आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं जिस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, वहां पर जो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर का। यहां से अगर आप रेट लॉ लिखना चाहेंगे इसका, तो रेट इज इक्वल टू के FeCl3 की पावर 2 और SnCl2 की पावर 1। जो स्टाइक्योमेट्री है, प्राइमरी रिएक्शन मानते हुए मैंने उस स्टाइक्योमेट्री को जो है इसकी पावर में ले लिया है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 + 1, तो n कितना आ जाएगा, 3। इनका सम मैंने जो है किया और उससे मुझे ऑर्डर मिला 3। तो ये थर्ड ऑर्डर का जो है एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो कुछ फेमस एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है उसको हमेशा याद करके चलना है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अत्यधिक जल की उपस्थिति में किसी कार्बनिक क्लोराइड के जल अपघटन की अभिक्रिया, एक ऑर्गेनिक क्लोराइड ले रखा है और वाटर ले रखा है, अगेन यहां पर कहा गया है अत्यधिक जल और जल अपघटन, यानी समझ गए आप बात कि वाटर को क्या कर रखा है, एक्सेस में। और जब भी आप इसका रेट लॉ लिखोगे तो वहां पर रेट जो है वाटर पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर ये एक्सेस नहीं होता तो ऑर्डर डेफिनेटली 2 आता, लेकिन जब वाटर एक्सेस में लिया और कोई भी रिएक्टेंट जब एक्सेस में लिया तो अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यहाँ पर रेट उस पर डिपेंड करना क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ आणविकता कितनी है, आणविकता हमेशा जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब काउंट हो गए। तो 1 और 1 2, यानी मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी है, 2 है, जो कि हमारे पास 2 ऑप्शन में, लेकिन ऑर्डर क्या होगा बताओ, 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। तो इस बात का हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अनिश्चित समय में पूर्ण होती है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम में। और ये जब हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ते हैं तब मैं बताता भी हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीशन में इनफाइनाइट टाइम लेती है। और उसका कारण क्या है
कि आपने जब हाफ लाइफ भी पढ़ा तो देखा आपने कि कोई चीज़ 100 है तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 50 हो जाती है, फिर उसके बाद 25 हो जाती है, फिर 12.5 हो जाती है, 6.25 हो जाती है, 3 समथिंग, फिर 1.51 पॉइंट्स में जो है वैल्यूज चलती रहती है, वो कभी भी जीरो नहीं होती, यानी कि रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जीरो आ ही नहीं रहा, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के होती है। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे कम होगा, रेट धीरे धीरे कम होगी, लेकिन वो ग्रेजुअली डिक्रीज तो करती है बट वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यूरेनियम 92 एंड मास इसका 235 का क्षय किस कोटि की अभिक्रिया। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो इसमें सोच सकता है कि ये क्या हो गया, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ फेमस एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं, और इसमें मैंने आपको कहा था कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सब किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूरेनियम 235 जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका डीके किस ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ के। अगेन इसका एक अच्छा प्रोसेस होता है, अगर स्कूल एग्जाम है तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको स्पीड विद एक्यूरेसी रखनी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ जो कि आपके महा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हर यूनिट में आपको लिखना है मोल, लीटर और टाइम। अब इनकी पावर्स लगाओ, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट कर रहे हो तो 1 माइनस एन, इसको उल्टा लिखना है n-1 और टाइम की पावर -1। ये एक फॉर्मूला अगर आपको, ये एक कंसेप्ट अगर आपको याद है तो फिर आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। चलिए चेक करते हैं, n की वैल्यू 0 होगी तो ये मेरा जीरो ऑर्डर है, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो सेकंड ऑर्डर है, और n की वैल्यू जो है 3 होगी तो वो मेरा क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। और हमसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछा है। तो चलिए मैं थर्ड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पर। मोल n की वैल्यू मेरे लिए 1 माइनस 3, लीटर 3 माइनस 1 और टाइम -1। टाइम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। चलिए 1 माइनस 3 करूंगा तो ये हो जाएगा -2, लीटर 3 माइनस 1 2 और टाइम -1, अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए। ऐसे ही आपको जो है कमेंट करके बताना है कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के लिए जो है क्या आई है हमारी यूनिट, मोल -2, लीटर 2 और सेकंड इनवर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। यहाँ पर मोल की पावर -2 है, लीटर भी -2 है, लेकिन जब लीटर को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होगी, ध्यान रखिए। जनरली मैंने आपको जो ट्रिक बताई अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देखिए टाइम के ऊपर -1 है, यानी किसी भी ऑर्डर में जब आप निकालेंगे तो टाइम की पावर -1 आएगी। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही कट जाएंगे, और आपको जो है इन्हीं में से जो है केवल चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, और मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, और अगर आपने इस क्वेश्चन में पेन चलाई है तो पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यूज केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। यहाँ ये क्वेश्चन एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो आपको वैल्यू ना देख करके उसकी यूनिट देखनी थी कि ये यूनिट जो है किस में आती है, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और हाफ। तो यहाँ पर अगर आपने जीरो ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर लिया था
तो वो आई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने कैलकुलेट की होगी तो वो सेकेंड इनवर्स, और अगर ऑप्शन में मिनट है तो मिनट इनवर्स होगा। तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर के लिए आती है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है सभी को। अगर यहां पर यूनिट सेकेंड इनवर्स लिखी हुई होती तो आंसर क्या हो जाता, फर्स्ट ऑर्डर। आई बात समझ में। तो इस ट्रिक को यूज करके आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, तो चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन केवल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है ना, इसमें डाउट लग रहा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्रियाकारक की केवल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो है हम रेट की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो होती है जीरो ऑर्डर में, और किसी की भी पावर जीरो है तो वन हो जाएगा और यहाँ से वो हट जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के होती है, और रेट लॉ में रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये बात सही है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में टी हाफ क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है, क्योंकि यहाँ पर रेट इज इक्वल टू 0.693 बाय के होता है। इसके ऊपर डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कहीं भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यानी उससे इंडिपेंडेंट है, ये बात भी सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो बिल्कुल टी हाफ का जो है फॉर्मूला, टी हाफ का जो फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, a बाय 2k। अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी चेक करने की। तो यहां से आप देख सकते हैं निर्भर करती है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये भी सही है। हमसे पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ये कह रहा है डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर रेट डिपेंड जीरो ऑर्डर में नहीं करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कुछ अभिक्रियाओं अभिकारकों की सांद्रता व समय के मध्य संबंध का अनुसरण करती है। बिल्कुल, किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज करती है। दुनिया की कोई भी अभिक्रिया होगी तो समय के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। ग्राफ हमें प्लॉट किया है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और हमसे पूछा है कि किस ऑर्डर में ऐसा ग्राफ आता है। तो आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन और टाइम में, तो वो एक लीनियरली जो है स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग प्लॉट आता है। डिक्रीज तो सभी ऑर्डर में करेगी, लेकिन जीरो ऑर्डर में कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग आता है। वहीं अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में बात करें तो वो इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ आता है, ऑलमोस्ट नियर बाय टू जीरो। सेकेंड ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर रहता है, माइनर सा डिफरेंस रहता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में, ये जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनिमम गैप है, तो ऐसा कब आता है, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के केस में आता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए है और ये किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, एक फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा। सेकेंड फॉर्मूला हमने के का पढ़ा, दैट इज 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ये फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं। जनरली ये दो फॉर्मूला अपन पढ़ के चलते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट 2.303 टी लॉग A0 अपॉन AT, ये वाला बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है सही नहीं है, तो ए तो अपना क्या है, सही है। अब हम इसको और इसको देखते हैं, उसके साथ डी ऑप्शन देखिए, रेट इज इक्वल टू के ए, तो ये भी क्या है, सही है। इन दोनों में से देखिए इन्होंने क्या किया है, इसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल किया है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करेंगे तो टी ऊपर 2.303 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। के जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। लॉग 80 अपॉन ए हो गया, तो ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन यहां पर इसने इस पोर्शन को तो रेसिप्रोकल कर दिया,
लेकिन यहाँ अभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर है और टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट है वो नीचे है, यानी कि हाफ फॉर्मूला ही रेसिप्रोकल हुआ है जबकि पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा? तो चैप्टर के एंड में हम ये पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स जो है हम वहां पर स्टडी करते हैं। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है नेचर। क्या नेचर अफेक्ट करती है? बिल्कुल। ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब जाके उसकी नेचर पे जो है बॉन्ड डिपेंड कर रहा है। नेचर में आप देख सकते हैं कि सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड की होती है, उससे ज़्यादा जो है गैस की होती है। तो हाँ बिल्कुल, नेचर जो है रिएक्टेंट का क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। वहीं आप देखेंगे कि आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो बिल्कुल नेचर पर ये जो है डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर बिल्कुल करता है। रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, और इसी को आगे बढ़ा के लिखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। विद टाइम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है जिसके कारण रेट भी धीरे होती है। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर भी ये डिपेंड करती है। क्या टेम्परेचर पर करती है? बिल्कुल। आर्हेनियस इक्वेशन भी हमने देखी। और रिएक्शन का टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? जब भी किसी रिएक्शन में आप 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 से 3 टाइम्स हो जाती है। अगर न्यूमेरिकली मैं बात करूं तो वो 2 टाइम्स हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमसे पूछा है नहीं करेगी, यहां पर दे रखा है आणविकता। ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि आणविकता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं करेगी? देखिए, रेट में हमेशा हम अपन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि रेट लॉ में जिसको मैंने एक्सेस में लिया था वो जो है रेट लॉ से इंडिपेंडेंट हो गया था। तो फिर मॉलिक्यूलरिटी में तो काउंट हो रहा था लेकिन ऑर्डर में काउंट नहीं हो रहा था। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो रेट को इफेक्ट नहीं कर रही थी। चाहे आपने वाटर एक्सेस में लिया है, उसकी कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर रहे थे तो वो रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी यहां पर इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की वृद्धि से अभिक्रिया के वेग अधिक वृद्धि का कारण है। जब आप टेम्परेचर को रेज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। उसका रीजन क्या है? तो मान लीजिए आप दूध गर्म कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर बढ़ेगा, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर भी बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा कोलिजन करेंगे एनर्जी भी जो है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, सक्रिय अणु है, उनकी संख्या में क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी। और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? तो आरएनएस इक्वेशन हम जानते हैं K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहां पर K रेट कांस्टेंट, A आरएनएस कांस्टेंट, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T क्या है? टेम्परेचर है। ये पूछ रहा है log K और 1/T के बीच में ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो बिल्कुल इस इक्वेशन का जो है मैं यहां पर लॉग ले लेता हूं। अगर मैं नेचुरल लॉग ले लूं दोनों साइड तो ln k इज इक्वल टू ln a, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, निशान है माइनस का, E अपॉन आर टी माथे से उतर के नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब जब हम क्लास में 4 टाइप के ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी और एम एक्स प्लस सी, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहचान के बता सकते हैं कि ये किस तरह की जो है ग्राफ इक्वेशन पे जा रहा है। ये हमारा y एक्सिस पर है, बिल्कुल, और ये हमारा x एक्सिस पर है। यानी कि यहाँ आप 1 मान सकते हैं। 1/t को इन्होंने क्या कर रखा है? x एक्सिस पर। ये m की तरह काम कर रहा है और ये c की तरह काम कर रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो उसका स्लोप होता है। यानी कि m यहाँ पर क्या होगा? स्लोप, और c यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेप्ट। अगर आपसे इंटरसेप्ट पूछे तो c और स्लोप पूछे तो m। इस ग्राफ को आप जब ड्रॉ करोगे तो वो नेगेटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ बढ़ता हुआ, लेकिन नेगेटिव का साइन है तो वो ग्राफ कैसा आएगा, घटता हुआ आएगा। यानी कि नेचुरल लॉग अगर ले रखा है मैंने और 1/t में जब ग्राफ खींच रहा हूं तो ये इस तरह से डिक्रीजिंग करता हुआ आएगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -EA/r आएगा। अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ln a, लेकिन हमसे स्लोप पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक तड़का और लगा हुआ है, यहाँ पर नेचुरल लॉग की जगह लॉग है, जब भी लॉग होगा तो मल्टीप्लाई में 2.303 जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने नेचुरल लॉग की जगह लॉग के ले रखा है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 2.303 r। आई बात समझ में? तो अगर आप नेचुरल लॉग लेके करेंगे तो आप एग्जामिनर फंसाने के लिए पहला ही ऑप्शन ऐसा देगा, लेकिन जब लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी 2.303, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। बताइए, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर इफेक्ट, ताप का प्रभाव व्यक्त करने वाली आरएनएस इक्वेशन कौन सी है? तो जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पर आपको आरएनएस इक्वेशन बताइए। के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर -EA/RT। के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए आरएनएस कांस्टेंट, ई जो है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, और टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हो जाएगी ये ऑप्शन, k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर -EA/RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्राफ का स्लोप अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का पता लगाया जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी का पता लगाया यहां पर, और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ हमने किस में बनाया, log k और 1/t। तो अगर ऑप्शन में log k है, जो कि नहीं है, क्या है, नेचुरल लॉग, तो ग्राफ किस में हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a -EA/RT। ये हमारी आरएनएस इक्वेशन हो जाएगी। यहां पर x एक्सिस पर ये है, y एक्सिस पे 1/t है। तो हम कह सकते हैं ग्राफ प्लॉट किस में होगा, ln k वर्सेस 1/t। ये ग्राफ प्लॉट होगा जिसका स्लोप क्या आने वाला है, -EA/R, जहां से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी जो E है आपका वो आप कैलकुलेट करोगे, R आपको पता है 8.314 है। डिपेंड्स ऑन कि ऑप्शन में आपको वैल्यूज की साथ यूनिट क्या दे रखी है, तो उन वैल्यूज कैलोरी के अंदर है, जूल पर केजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गैस कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। यहां पर हमसे सिंपली पूछा है कि किस ग्राफ से हमें ई मिल जाएगा, तो ln k वर्सेस 1/t, तो ln k वर्सेस 1/t, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दो विभिन्न तापमानों T1 तथा T2 पर एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA तथा दर नियतांक K1 K2 इस प्रकार संबंधित है। तो ये इक्वेशन हमसे डिराइव करा ली है, जनरली आप याद भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि आरएनएस इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर EA/RT। अब यहां से दो केस उसने बना दिए। पहला केस तो है K1 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर -EA/RT1। टेम्परेचर दो है, रेट कांस्टेंट भी दो है, तो ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट, टेम्परेचर फर्स्ट। सेकंड रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल EA/टेम्परेचर सेकंड आपका T2 हो गया। तो ये हमने दो इक्वेशन बना ली। अब नेचुरल लॉग हम ले लेंगे, तो चलिए बोथ साइड में क्या ले रहा हूं, नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा ln k1 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर -EA/RT1। जब यहाँ नेचुरल लॉग लोगे तो ई जो है आपका ये हो जाएगा ln a, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा -EA/RT1। सिमिलरली यहाँ पर नेचुरल लॉग k2 इज इक्वल टू ln a -EA/RT2। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंड -1 करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे चलिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 - 1 करना है, तो ln k2 - ln k1 इज इक्वल टू
ln A माइनस EA RT2 माइनस ln A माइनस EA अपॉन RT1। यहां ln A से ln A कैंसिल आउट हो जाएगा और ये log A माइनस log B क्या होता है, A अपॉन B। तो आप क्या कह सकते हैं, ln K2 अपॉन K1। और यहां से आप EA अपॉन R को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अंदर दो टेम्परेचर चले जाएंगे जो कि क्या हो गए, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सिमिलर आपको जो है ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा K2 अपॉन K1 E अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर माइनस का साइन बाहर ले लिया जाए E अपॉन R के साथ तो अंदर की वैल्यूज भी घूम जाएगी, दैट इज 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ऐसा ऑप्शन आपको ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक रिएक्शन गिवन है, हाफ ऑफ ए गिव्स ट्वाइस ऑफ बी। ए के लिए विलोपन की दर, क्या पूछ रहा है, विलोपन की दर, बी के प्रकटन की दर यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। अभी तक हमने इनिशियल क्वेश्चन में जो देखा था वो क्या था, वो था रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा यहां डिफरेंस आया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। एक पॉइंट को हमेशा नोट डाल के दिमाग में रखना है कि जब हम ये ट्रिक यूज कर रहे हैं 1 अपॉन न्यू dx बाय dt, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, स्टैइक्योमेट्री रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम तो हम यूज करेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात होगी तो यहां पर हम स्टैइक्योमेट्री का यूज नहीं करेंगे। यानी कि ये हाफ और ये 2 हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव का और प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव का। तो चलिए मैं इसके लिए लिखता हूं, ए के लिए जब मैं लिखूंगा तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी है तो प्रोडक्ट के लिए साइन प्लस का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है यहां पर, तो ये सही हो जाएगा। अब इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज मैंने आपको नोट में बता दी कि जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन की बात होगी, विघटन की दर और प्रकटन की दर की बात होगी, तो स्टैइक्योमेट्री का हमें कभी भी यूज नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आप ये भी कर सकते थे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज, कि जिन ऑप्शन में आपको स्टैइक्योमेट्री दिख रही है ऐसे 3 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, 3 एलिमिनेट होते ही हमें सही ऑप्शन मिल गया। तो कभी कभी जो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का भी यूज हमें कर लेना है, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि के द्वारा करता है। वी ऑल नो कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में क्या करता है। आपको एक लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे, वो उसको एक अल्टर पाथ प्रोवाइड करता है और साथ में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या बात बोल गया मैं, कि उसके पथ में परिवर्तन करता है। पथ में क्या करता है, परिवर्तन करता है और उसकी सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और उसकी रेट को क्या करता है बताओ, बढ़ाता है। अगर ये लाइन आपको ध्यान में है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो कि बेस्ड अपॉन कैटलिस्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि करता है, गलत बात। सक्रियण ऊर्जा में कमी करता है, सही बात। और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन में ग्राफ देखेंगे तो एक जनरल जब रिएक्शन जाती है तो जनरल रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर के प्रोडक्ट में खत्म हुई, ठीक है साहब। लेकिन जब आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो ये एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और यहां पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है कम कर देता है। देखिए
पहले जब कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी जो है हमें लगानी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो है क्या है, विद कैटलिस्ट है। तो विद कैटलिस्ट क्या चीज हुई, ऑल्टरनेट पार्ट प्रोवाइड हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी हुई, जिसकी वजह से उसकी रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बताओ यहां तक सभी को ये बात क्लियर। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं। और ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे जो 100% आपको इस साल क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए और हमेशा हर दिन एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाइए, तो मंजिल भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।